मोहन जी आप अपना माइक बंद कर दें। हेमाराम जी आप भी अपना माइक बंद कर दें। अब 11:30 हो रहे हैं और हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 2026 में ईयर ऑफ रेजलैंड एंड पास्चराइज्ड है, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है चारागाह और चरवाहों के लिए। दो और टॉपिक भी लिए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वुमेन फार्मर यानी किसानों की औरतें, और तीसरा टॉपिक है वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो वॉलंटियर है उनके लिए भी ये साल रहेगा। तो 3 विंग में काम करेंगे। आज हमारा टॉपिक जो है EYRP के नाम से है, यानी ई यानी इंटरनेशनल, ईयर वाई के लिए, रेजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट। रेजलैंड यानी चारागाह और चरवाहा, इन बातों को लेकर के हम बढ़ेंगे। अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 महीने का जो प्रोग्राम चौक आउट किया है उसको मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, और इसके बीच में भारत सरकार का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल 48 है, उसको मैं आपके बीच में रख दूं कि हमारे जो संविधान नेता थे उन्होंने क्या कल्पना की थी, तो वो मैं पढ़ दूं। राज्य को कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित निर्देश देता है, जिसमें राज्य आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने और विशेष रूप से बछड़ों तथा अन्य दुधारू वे भार ढोने वाले पशुओं की नस्लों को संरक्षण व सुधार के लिए कदम उठाने और वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। ये गवर्नमेंट के लिए नीति निर्देशक तत्व में हमने डिसाइड किया था। अब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर 2026 के अंदर चारागाह और चरवाहों के लिए जो बात है, वो डॉक्यूमेंट जनवरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट में लिया गया है वो है कि हु आर दी पास्टोरलिस्ट, यानी चरवाहे कौन है, और व्हाट आर दी रेजलैंड, चारागाह क्या है। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच निर्मित की जाएगी जनवरी के महीने में, और उनकी आइडेंटिटी की जाएगी कि ये लोग हैं इस काम में लगे हुए। फरवरी के अंदर इनकी सिक्योरिटी मोबिलिटी के लिए, मोबिलिटी जो कर रहे हैं ये पशुपालन वाले जो है, उनकी सिक्योरिटी के बारे में चिंतन होगा, और उनके एक्सेस होगा, यानी गवर्नमेंट की एक्सेस वहां तक कैसे हो, उनकी पहुंच कैसे हो, ये फरवरी के माह में लिया गया है। मार्च में सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज उनको देनी है, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनकी सेवाएं देने के लिए मार्च के महीने में सरकार अपना चिंतन करेगी, हर दुनिया की सरकारें चिंतन करेगी। अप्रैल के अंदर क्लाइमेट चेंज और रेजिलियंस का है। मई के अंदर बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम है। जून के अंदर सॉइल है, वाटर और लैंड यूज है, क्योंकि सॉइल और वाटर का इनके साथ चरवाहों चारागाह के साथ में बहुत बड़ा लिंक है, तो उसकी बात भी होगी। जुलाई में होगा सस्टेनेबल लाइव स्टॉक कंजप्शन, यानी जो लाइव स्टॉक है उसको कंजप्शन के मामले में क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचेगा, कि या हम खा पी के इनको ब्रीड को ही खत्म कर देंगे। ये बात जुलाई के अंदर तय की गई है कि इसके अंदर डेटा होंगे। अगस्त के अंदर इंडिजियस नॉलेज एंड कल्चर। इंडिजियस नॉलेज का मतलब है कि जो जिस धंधे में, जैसे भेड़ पालन के धंधे में, ऊंट पालन के धंधे में, तो इनकी नॉलेज जो है, इस बात को सरकार कोडिफाई करे, सिस्टम है कोडिफिकेशन का, और कोडिफिकेशन करके और उनका यूज करे। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सपेरे जो है उनको साथ लिया गया सरकार को, और उनका जेर निकाल के जेर मुक्त करने वो दवाएं बनती है बहुत महंगी, और उसके हिसाब से, और सांप को फिर वापस छोड़ दिया जाता है, मार के नहीं, उसको जेर लिया छोड़ देते हैं। इसी तरह से ये जितने भी पशु और ये है, इनका लोगों के पास बहुत नॉलेज है,
डिपार्टमेंट और ये अलग है, लेकिन इनकी आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको कोडिफाई करने की बात भी की जाएगी अगस्त के महीने में। सितंबर में है कि सस्टेनेबल लाइव स्टॉक का प्रोडक्शन कैसे बढ़े, इस बात के लिए अक्टूबर को लिया था कि पेट्रोलिस्ट वोमेन जो है, इनकी औरतें हैं, उनके बारे में। नवंबर में उनके बच्चों के बारे में, जो चरवाहा है उनके बच्चों के बारे में। और दिसंबर के अंदर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, टेक्नोलॉजी क्या इसमें आ सकती है, इस बात के ये टारगेट लिए गए हैं। इस 2026 में 12 महीने तक ये टारगेट चलेंगे। और भारत के अंदर जो व्यवस्था है, डीएनटी, डी नोटिफाइड, एनटी और एसएनटी, यानी विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु के आयोग बने हुए हैं, उनके बोर्ड बने हुए हैं, उनके क्रियाकलाप जो हो रहे हैं वो हैं। और सीड नाम से एक स्कीम चली है जो 22 से चली थी, अब खत्म 5 साल के बाद में, अब खत्म होगी 26 इस मार्च में। 22 का मतलब ये था, उन्होंने मार्च 21-22 को लिया और 200 करोड़ रुपए, 200 लाख नहीं, 200 करोड़ रुपए इन्होंने 5 साल में इनके लिए, डीएनटी, एनटी और एसएनटी के लिए खर्च करने का था, जिसमें 4 थीम थी। एक थीम तो थी भाई इनके बच्चों को उच्च शिक्षा के अंदर कोचिंग के मामले में इनको करना। एक था वो स्वास्थ्य के बारे में बात थी, और इसी तरह से इनके भवन और मकान के बारे में बात थी। और चौथी इनकी थी भी इनकी ओवरऑल इनके डेवलपमेंट के लिए 4 थीम ली थी। अब इसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं, क्या हुए हैं, ये भी हम डेटा अभी लाए नहीं है, लेकिन इसके बारे में 12 महीने का हमारा पूरा साल भर है, इन लोगों के लिए है, समर्पित है। पूरी दुनिया इन्हीं लोगों के लिए, चारागाह और चरवाहों के लिए समर्पित रहेगी, ऐसा यूनाइटेड नेशन ने आपके बीच में ये संकल्प के रूप में रखा है कि हम 12 महीने तक, और महीने वाइज हमने टारगेट तय किए यूनाइटेड नेशन ने, उन पे सरकारें चलेगी। हम भी कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए इनके साथ बढ़ेंगे, ताकि इन डीएनटी, एनटी और एसएनटी, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो भी जातियां हैं, जिनको किस तरह से एससी एसटी में बाइफरकेट किया जाएगा, या किस तरीके से इनको इनका ओवरऑल उत्थान किया जाएगा, ये साल इन लोगों के लिए है। और हम सब जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सब का दायित्व बनता है कि हम इनके साथ कदम ताल करते हुए इनकी सुख और दुख के अंदर हमनी भागीदारी निभाएं। तो मैं अब ज्यादा अपना उद्बोधन नहीं देते हुए निवेदन चाहूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता जो हैं उमेदाराम जी रेबारी हैं, वो अपनी बात 15-20 मिनट में रखेंगे। आप किसी प्रकार का माइक अपनी ओर से खोले बिना, जो ही ये बात अपनी समाप्त कर देंगे तो आप अपना हैंड रेज करके बीच में बिना डिस्टरबेंस के आप करेंगे। सेशन रिकॉर्डेड है, गरिमा बनाए रखें, एक एक शब्द को तोल तोल के और अपने विचारों और चिंतन के रूप में हमारे साथ बढ़ाएं, ताकि हम रिकॉर्डेड सेशन को लोगों तक भी पहुंचाएं। तो ओवर टू उमेदाराम जी, अपना माइक खोलें और अपनी बात को रखें, बाकी सारे माइक अपने बंद कर दें। मैं भी अपना माइक क्लोज कर रहा हूं। सभी इस जो गूगल मीट के अंदर उपस्थित सभी श्रोता और भाग लेने वाले सभी बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। बड़े हर्ष का विषय है, संपूर्ण विश्व में पहली बार जो हाशिए में बिल्कुल इनविजिबल पीपुल्स के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने व्यवसाय को संचालन करने वाले चरवाहों पर संपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का ध्यान आकर्षण हुआ, और उन्होंने इन वर्गों के महत्व को समझते हुए, इनके योगदान को समझते हुए पर्यावरण, जैव विविधता, भोजन उपलब्धता और इनकी जो भूमिका पूरे मानव विकास में रही, उस पूरी मानव विकास में इनको योगदान को रेखांकित करते हुए वर्ष 2026 को चरवाहा वर्ष एवं चारागाह वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और संपूर्ण वर्ष के 12 महीने के अंदर प्रत्येक माह में एक विषय के ऊपर गतिविधियां चलेगी और प्रति माह ये चलेगी। मैं मेरी बात शुरू करने से पहले भारत के अंदर जो चरवाहे वर्तमान में हैं,
ये सिंधु घाटी सभ्यता से 7-8 हजार वर्ष पहले, 10,000 वर्ष पहले से इन्होंने परंपरागत पशुपालन झुंड के रूप में पालने की शुरुआत की थी। ऐसे साक्ष्य हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जितने होते हैं, खोजें होती है, उनमें पाए जाते रहे हैं। अभी वर्तमान में डीएनए की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस आ गई, वह भी इनको 7-8 हजार वर्ष तक का बता रही है, इनके डीएनए वगैरह किए जाते हैं। तो विश्व में मानव सभ्यता की तरफ पहला कदम बढ़ाने में शिकार युग से मानव को सभ्यता की तरफ पहला जो कदम अगर किसी ने बढ़ाया था तो चरवाहों ने बढ़ाया था। एक बड़ा चैलेंज स्वीकार किया था। शिकार युग से, शिकार मार के खाने से, मांसाहार पे जो पूरी मानव सभ्यता निर्भर थी, उस व्यवस्था को पशुपालन पे करके और विश्व को एक शिक्षित, सुशिक्षित करने की दिशा का पहली जो चुनौती इन्होंने स्वीकार की, और मानव को दूध, दही, घी और अन्य प्रकार के जो दुग्धोत्पाद मिलने शुरू हुए। उसके बाद में इन्हीं वर्गों ने कृषि को भी सहारा देना शुरू किया। कृषि को कोऑर्डिनेट या सपोर्ट सब मतलब जो देने का काम इन्हीं चरवाहों ने किया। ये व्यवस्था चलती आई कई साल तक। ईसा पूर्व तक तो बढ़िया चल रहा था। ईसा पूर्व के बाद में जो जो मानव सभ्यता बढ़ी तो शासन करने की एक प्रवृत्ति बढ़ी, और शासन करने की प्रवृत्तियां बढ़ी, चुनौतियां भी बढ़ी। भारत वर्तमान जो है 47 के पहले का भारत जो था वो ईरान की सीमा तक लगता था, अफगानिस्तान तक था। आज का भारत बाड़मेर से थोड़ा आगे तक ही है। जबकि ये सभ्यता के लोग कई हजार वर्षों तक जो इनका चक्रीय प्रणाली से पशुपालन करने का था, समुद्र एक वर्ष ये दो तीन नस्लें हैं जो वातावरण के 50 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर दूध देने वाली और रात्रि चार मतलब भोजन ग्रहण करने वाली एक नस्ल है, बड़ी नस्ल। वो 50 डिग्री के अंदर इन्होंने उस नस्ल को विकसित करने की चुनौती को इन्होंने चरवाहों ने स्वीकार किया। मैं आगे आता हूं। पिछले 1000 वर्ष के अंदर नाना प्रकार के इस रेगिस्तानी इलाके के अंदर अकाल पड़े हैं, और भयंकर अकाल पड़े हैं 12-12, 15-15 वर्ष तक। लेकिन इन्होंने इस पशुपालन की संख्या को कम नहीं होने दिया, मानव सभ्यता को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। राजस्थान और इस रेगिस्तानी क्षेत्र की वनस्पति तंत्र को भी विकसित बनाए रखा। आजादी से पूर्व मेरे ख्याल से 1960 के आसपास जब 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ, उसके बाद 1960 में जो ब्रिटिश शासक थे, उपनिवेशिक शासक थे, उन्होंने उनके मन में इन वर्गों के प्रति एक दुर्भावना जगी, और उन्होंने इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, भारतीय पुलिस बल का गठन,
और 1864 में आते आते 1862 और 63 में इन्होंने ग्रेजिंग लैंड के ऊपर एक घोषित पॉलिसी बनाई थी और उस चारागाहों को इन्होंने बुरी तरह से 50% समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1864 में पहला फॉरेस्ट का कानून आया, वन नियंत्रण कानून जो फॉरेस्ट एक्ट आया वो 1864 आया, फिर 1878 आया, फिर 1927 आया। यानी वनों के अंदर 4 प्रकार के इन्होंने किए। एक को इन्होंने पूरा सिक्योर कर दिया, एक को रिजर्व रख दिया, एक को प्लांटेशन कर दिया और एक मामूली जो था वो शिकार और जो स्थानीय समुदाय थे और स्थानीय शासकीय वर्ग की शिकार और उसको उपयोग के लिए रखा, यानी 20-22% ही भारतीय चरवाहों के लिए वन क्षेत्र के अंदर। उपनिवेशिक काल के अंदर अगर सबसे बड़ी लूट कही जाएगी तो भारतीय वनों की रही और भारतीय जनसंख्या में 11% के आसपास भारत में चरवाहों की संख्या है और आजादी से पहले इन वर्गों का जीडीपी में योगदान 15 से 18% हुआ करता था। ये विभिन्न राज्यों की शासकों की रिपोर्टें जब आर्थिक देखते हैं तो ये बताते हैं, समझते भी हैं, उनको पढ़ते हैं। नतीजन आजादी के देश के अंदर आज वर्तमान में ये है कि जो 25% जीडीपी की विकास दर थी वो गिरते गिरते आज सन 2025 में 5% से के आसपास ठहर गई है। और 1947 में देश आजाद होने के बाद में एक आशा जगी थी कि इन वर्गों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे, लेकिन आजादी के 75 से 78 साल होने के बाद में भी भारतीय औपनिवेशिक जो कानून थे वनों के ऊपर वो यथावत के यथावत हैं। अंग्रेजों ने 1800 भारतीय संविधान के बाद में आजाद भारत में 1952 में वन नीति बनी, लेकिन वन नीति भी इन वर्गों को वनों में अधिकार देने में विफल रही। 1972 के अंदर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कानून आया। 1988 के अंदर फिर एक कानून आया और सन 2006 के अंदर परंपरागत वन अधिकार FRA आया। FRA आया, आशा जगी थी इन वर्गों के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन 2019 और 2023 में उसे फिर वापस पुनः पुराने ढर्रे में लपेट दिया गया है। तो आज इन वर्गों के लिए औपनिवेशिक काल और उत्तर औपनिवेशिक काल और भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। और इस सब के बीच में एक बड़े दुर्भाग्य के साथ भी ये कहना पड़ता है कि 1990 के बाद में देश के अंदर शासन में एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक बीमारी आई। 1990 के अंदर ऊन का भाव, भारतीय भेड़ पालकों की ऊन 300 रुपए किलो बिकती थी, वो आज 30 रुपए किलो है। भारत के अंदर ऊन बाजार 1990 में 9,500 करोड़ से 10,000 करोड़ का हुआ करता था, वह आज मात्र सिमट कर 500 करोड़ रुपए के ऊपर ठहर गया है। यानी 9,500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान इन भारतीय चरवाहों को झेलना पड़ रहा है मात्र ऊन में। ये बातें रही। अंग्रेजों के समय में एक फेमिन कमीशन बना था, अकाल आयोग। उस अकाल आयोग में इन्होंने बड़ी चालाकी की थी। उस अकाल आयोग के अंदर इन्होंने झुंड में पाले जाने वाले पशुओं को पशु मानने से इनकार कर दिया। ऊंट को पशु मानने से इनकार कर दिया, भेड़ बकरी को पशु मानने से इनकार कर दिया और झुंड में पाले जाने वाली गायों को भी उन्होंने उस दायरे से बाहर कर दिया, जिससे नतीजन चारागाहों की लूट की जा सके, चारागाहों की लूट की जा सके। ठीक आजादी के बाद में देश में आपदा प्रबंधन, अकाल राहत के नाम पर विभाग बने। उन्होंने भी
इन पशुओं को उपयोगी पशु की श्रेणी में से बाहर कर दिया और देश का अंदर राजस्थान राज्य से राज्य में भू राजस्व अधिनियम जो बना, जिसमें टेनेंसी एक्ट कहते हैं, टेनेंसी एक्ट के अंदर आज भी भेड़, बकरी, ऊंट और ऐसा पशुधन उस सूची से बाहर है और वह गोचर जमीन उनके उन पशुओं के नाम पर जो थी उसे अब आज की सरकारें अपने औद्योगिक मित्रों को और अन्य उपयोगों के अंदर आज भी ले रही है। ये अब ध्यान में अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंतरराष्ट्रीय जो नीति निर्धारक को अब ये राज्य की सरकारों, विभिन्न सरकारों की जो कार्यकारियां थी और तमाम तरह की आपदाएं आती है, इन्हें सहायता नहीं मिलती। ये आपदा प्रबंधन का एक है। अकाल पड़ता है तो इनके पशुओं को कोई राहत नहीं मिलती। वनों की स्थिति आपको बताई है, चारागाहों की स्थिति भी मैंने बता दी। अंग्रेजों ने प्रथम जन पशु गणना 1919 में शुरू की थी। अंग्रेजों के समय में जातियां गिनने का काम हुआ था 1878 में। मानव समुदाय को गिनती का जो विचार अंग्रेजों ने किया और उस पर एक्सरसाइज शुरू की थी वो 1878 में शुरू कर दी थी। लेकिन अंग्रेजों ने पशु गिनने का भी तैयारी की, वो शुरू हुआ था, प्रथम पशु गणना शुरू हुई थी 1919 में। 1919 में पशु भी वही गिने जाते थे जो खूंटे पर बंधे रहने वाले पशु थे। पालतू पशु जो किसान या व्यावसायिक रूप से जो डेयरियां संचालित करने वाले वो पशुधन ही गिने जाते थे। भारत के इतिहास में सन 2023 में पहली बार सरकार के ध्यानार्थ में लाया गया नई दिल्ली में कि देश का 40 से 50% पशुधन देश की पशु गणना में आ ही नहीं रहा है। और वह पशुधन तो छोड़िए, वो पशु चरवाहे भी एक पहचान के शिकार होते हैं। जैसे जोधपुर से, नागौर से कोई पशुपालक रायका जाता है और कोटा तक आते आते उसकी पहचान गार्डरी बन जाती है। मध्य प्रदेश में वो गडरिया बन जाता है। महाराष्ट्र में उसकी पहचान धनगर के रूप में हो जाती है। आंध्र प्रदेश में कुरुबर के रूप में उसकी पहचान भी ध्वस्त होती है और वह पशुधन भी नहीं गिना जाता। तो नीतिगत योजनाएं पिछले 52, 50, 60, 70, 75 सालों में इन वर्गों के लिए नहीं बन पाई। इसके लिए वो शासन भले ही बदल गया हो, सत्ता प्रतिष्ठानों में औपनिवेशिक सोच समाप्त नहीं हो पाई। मैं तो ये कारण ये मानता हूं, व्यक्तिगत सोच मेरा तो ये है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा कारण गंभीरता इसलिए जन्मी है कि संपूर्ण विश्व का जो पशुधन है उसका 20 से 22% पशुधन अकेले राजस्थान में है, ये भारत में सॉरी, अकेले संपूर्ण विश्व का 20 से 22% पशुधन अकेले भारत में है। और संपूर्ण विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मांस निर्यातक अगर कोई देश है तो वह भी भारत है। भारत में कानून लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। संविधान में पशुधन की नियंत्रण संचालन के लिए एक अनुच्छेद बना 48, जिसका अभी आपने जिक्र किया और आप
काफी संविधानविद है, मैं आपका काफी बड़े सम्मान भी करता हूं। अनुच्छेद 48 में मात्र इन पशुओं के रख रखाव और फौरी तौर पे एक उसमें लेखन कर दिया गया, बट जबकि पशुधन के अधिकार, उसके चराई के अधिकार, उसको हैंडल करने वाले चरवाहे के अधिकार, उसकी परिभाषा और उसको सम्मान, इन चीज समय समस्त उत्तरदायित्वों से सरकारें मुकर गई और 48 का कुछ सेक्शन राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया। आजादी के बाद में 48 से अनुच्छेद 48 में 48A भी जोड़ा गया, जो वन्य पशु थे, जंगली पशु, उनके नाम पर वह अनुच्छेद बना 48A। वह कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड की श्रेणी में है, वह संवैधानिक संरक्षण प्राप्त अनुच्छेद के अंदर वन्य पशु हैं। भारत के संविधान में 48 में इनकी भयंकर उपेक्षा हुई, टेनेंसी एक्ट में उपेक्षा हुई, ग्रेजुएट राइट में हुई, वनों के अंदर इनकी बहुत बड़ी दुर्गति हुई, वन जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। लेकिन भारत के अंदर अनुच्छेद 51 जो हमें हमारी ड्यूटी की याद दिलाता है, हमारे उत्तरदायित्वों का बोध करवाने वाला एक्ट है, जीव दया, उसको बड़ा मजबूत बना दिया। आज राजस्थान का घुमंतु चरवाहा, चाहे वो गाय पालता है, राजस्थान की 1 करोड़ गाय घुमंतु शैली में पाली जाती है, लेकिन गोवंश प्रतिषेध कानून 1995 में लाया गया। अब उन घुमंतु गोपालकों के सामने समस्या आ गई बछड़ों की, बछड़े कहां बेचे। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2015 में ऊंट को एक तरफ तो राज्य पशु बनाया और ऊंट के ऊपर एक कानून आया, उष्ट्रवंशीय पशुधन वध का प्रतिषेध से बिक्री, निर्यात और उनका विनियमन, यानी ऊंट को बेच नहीं सकते, निर्यात नहीं कर सकते। मतलब निर्यात शब्द पर भी बड़ा आश्चर्यचकित हो राजस्थान की विधानसभा में को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने राज्य की विधानसभा को एक देश मान लिया। निर्यात तो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री को माना जाता है। ये वर्ड, ये विश्व है, आप भी संविधान है, और वकील इधर हेमाराम जी कौन जुड़े हुए हैं, और भी है शायद राज्य की। और ऊंट और बैल एक ऐसे पशु हैं जो नियंत्रण से के लिए उनके नाक में छेद करना पड़ता है बाल्यकाल में। बैल के भी नाक में छेद करके और वो नकेल डाली जाती है, ऊंट के भी यही है। उसमें उस कानून में, ऊंट और बैल वाले में कानून में, ये ऐसा करने पर भारी जुर्माना और 7 वर्ष तक की कैद के प्रावधान कर दिए गए। हमारे देश में ये दया प्रेमियों ने, इनका दिल यही नहीं भरा, पशु के इन्होंने उत्पीड़ित करके इसका उपयोग को बड़ो हतोत्साहित किया। बैलगाड़ी के अंदर जा रहा है तो इस पे सामान क्यों लाद लिया, ऊंट गाड़ी पर जा रहा है तो इस पे सामान क्यों लाद लिया, पशु क्रूरता करते हो, ये करते हो। ये एक बड़ा वर्ग देश के अंदर पिछले 2-3 दशकों से, 3-4 दशकों से पनपा है। यह कमजोर वर्गों पर अपनी दोषपट्टी करता है। देश, जबकि देश के अंदर 700 से ज्यादा कत्ल कारखाने चल रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। इनकी दया की जो भावनाएं वहां गौण हो जाती है। तो यह हमें लगातार हतोत्साहित और इस पेशे से धकेल कर एक मजदूर बनाने की दिशा के अंदर देश की सरकारों ने पिछले कई सालों से ये प्रयास जारी कर रखे हैं। और अब लिहाजा आज हम 2026 में आज के दिन हम ये बैठक कर रहे हैं, तो मैं तो बड़े दुर्भाग्य से कह रहा हूं कि 15% मात्र ही बचा है। और अब मैं थोड़ा सा आ जाता हूं साहब
एक अभयारण्य रह गया, शिक्षा नीति, 2 सब्जेक्ट रह गए। अगर समय हो। मैं आपको निवेदन चाहूंगा कि हम चूंकि 2026 की केंद्रित बात करेंगे, तो बाकी हाँ हमारे साथ काफी प्रबुद्ध जन जुड़ गए, तो मैं आपको फिर लेऊंगा। उमेश जी, आप हाँ मेरा का सहयोग करेंगे हाँ, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद सहयोग आपका। के हिसाब से। आप ऐसा करिए कि हम किसको कॉल करें। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं गणेशाराम जी हैं, हरदेव जी हैं, हीरालाल जी हैं, मोहन रायका हैं, और पशुपालक संघ और रेवतराम ऐसा पवार साहब तो हमारे साथ। सत्यानाश किया और किस तरह से पशु आवारा टाइप घोषित हो गए। और इन्होंने जो 2026 में 12 बिंदु लिए हैं, इनमें ये बातें सारी ली है। तो अब मैं उम्मीद ही चाहूंगा किस वक्ता को हम लें ताकि बात आगे बढ़े। मैं मेरी तरफ से शायद रावताराम जी अगर जुड़े हुए हो तो उनको ले हाँ, लीजिए। रावताराम जी जुड़े हुए हैं। रावताराम जी, आप अपनी बात को 5 मिनट में समाप्त करें ताकि सभी साथियों की बात लेकर के हम किसी एक बिंदु पे निचोड़ पे पहुंच सकें। सेशन रिकॉर्डेड है तो काफी लोगों के पास में ये बात जाए, ये हमारी इच्छा रहेगी। तो रावताराम जी, आप अपना उद्बोधन शुरू करें माइक खोल के। जी सर। हाँ, शुरू करिए रावताराम जी, अपनी बात को रखिए। जी सर, सभी को यथा योग्य अभिवादन आपका। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही, हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। बाकी तो सारे सबसे माइक बड़ी बंद कर चरवाओं की लेंगे। समस्या सरागांव को लेकर ही है। अब ये पशु लेके जाए तो बिना चारा का कहाँ जाएंगे? इसके लिए देश में हो रहा है। दूसरा, जब ये गोचर है, उसमें गोचर में केवल गाय जितना पशुधन है। अब दूसरी बात, ये चारागाह और वन विभाग वाले ग्रेजिंग राइट्स है जो वो दे ही नहीं रहे हैं। जैसे ट्रेडिशनल रूट है, जैसे राजस्थान के पशुधन लेके आ जाते हैं या हरियाणा जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वो रूट तो सारे डाइवर्ट हो गए। या तो किसी बड़े में मेगा प्रोजेक्ट में, रोड कॉरिडोर में, उसमें चले गए। अब पशु लेके पशुधन कहाँ, पशुधन को लेकर पशुपालक कहाँ जाए? वो रूट या तो भाई मानचित्र या एकीकृत ऐसा प्रबंधन करें, सरकार उनके लिए ये जारी करे कि इस रूट से जाओगे। और बाकी पशुधन को थोड़ा ही, पशुपालक को थोड़ा ही पता होता है कि भाई ये जमीन वहां चली गई अचानक। वो जाता है तो उसके सामने कई प्रॉब्लम खड़ी होती है। एज ए इंस्पेक्टर आज ही रहता है। ये सरकार चाहे तो भाई जो 48, आप ये भी कह रहे थे कि 48वां जो राज्य सरकारों को एक्ट दिया गया नीति नीति तत्वों में, उसमें सब सेक्शन जोड़े। उसमें चरवाहों की परिभाषा, उनके जल संबंधी अधिकार, भूमि स्वामित्व संबंधी अधिकार और अन्य अधिकारों को रेगुलेट करके इन चरवाहों को दें। मेरा ये माइक बंद कर। नहीं नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था रावताराम जी, आयोग इन्होंने डीएनटी, एनटी और एसएनटी का जो आयोग बना रखा है, वो क्या काम करता है? इसके बारे में कोई जानकारी आप दे वो सर पाएंगे हमें? आयोग एक्चुअल में है ही नहीं, वो बोर्ड है। अब वो सलाह दे सकता है, अब सलाह माने ना माने वो सरकार की मंशा है।
नहीं तो अब जैसे ये 26 का जो घोषणा हुई है, हम लोग क्या करें इसमें भी अपना श्रम करते हैं, क्योंकि हम इस सेशन इसमें को इस तरह से विभाजित कर रहे हैं कि चारागाह और चरवाह इसके लिए 26 रिजर्व किया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया गया, दुनिया के लोग इन लोगों के लिए काम करेंगे, भारत करेगी, भारत के हिस्से के रूप में हम भी करेंगे। आप लोगों के मार्ग निर्देश और दिशा निर्देशन पे जो भी सोशल एक्टिविस्ट है, हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके आपकी बात को करेंगे। इन्होंने जैसे हमारे यहाँ भी एक 10,000 बीघा जमीन थी, उसको माइनिंग घोषित कर दी, वो लड़ाई चल रही है, किसान यहाँ धरने पे बैठे हैं। तो ये वो जगह सही है जगह सर, इस तरह अभी से ये लूट चारागाह भी खसोट या हो तो रही है, ये पशु मार माइनिंग रहा है। में तो जाती है। हाँ, तो इसमें आपका क्या सुझाव है, हम कैसे क्या काम करें 26 में? डीएनटी बोर्ड उसके सर 4 थीम है, एक तो इनका आवास, शिक्षा और बाकी लोन वोन का कह रहे हैं। अभी लोन बिना इसकी लोन क्या मतलब का, अब इसके लिए नहीं है तो लोन लेके वो दूसरी जगह यूज करेगा और सही उसका से। तो एक दो माह में खर्च हो जाएगा, फिर वो तो वही का वही। अब जो सस्टेनेबल नोमेडिज्म है, या तो उसको बचाया जाए, या पहले आप एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करें, या पॉलिसी बनाए भी तो इनको लेते हुए बनाए, कोई भी पॉलिसी बनाए। अब जो डीएनटी वो तो बोर्ड है, एक नाम मात्र का बोर्ड है, उसमें तो विशेष कुछ नहीं हो रहा। जैसे उसमें भी हमारा 4% चरवाहों का योगदान है, मतलब जनसंख्या भी 4% डीएनटी में हमारी है, चरवाहों की है। तो चरवाहों की आवश्यकताएं भी अलग है, बाकी डीएनटीज की अलग है। हम बाकी डीएनटी स्टेब्लिश होना चाहती है, हम सस्टेनेबल नोमेडिज्म चाहते हैं। तो इसके लिए सरकार को अभी जैसे 26 है, इसके निमित्त नहीं राम जी, मैं एक करूं, वो साथी जुड़े नहीं है, जम्मू कश्मीर से हैं, वो बकरवाल की बात बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे एक तो मूवेबल वैन चलता है, जो पशुओं को भी वो जो ये भेड़ वगैरह है वो गर्मी में नीचे आती है, वो ऐसे इनका सिस्टम है सर्दी गर्मी के हिसाब से, हाँ, वो तो उनकी सरकारी दवाई प्रोसीजर है। करती है। और एक मेडिकल वैन भी चलती है जो चरवा है उसके लिए और पशु है, क्योंकि ये एक ऐसा कपल है कि उसके बिना वो नहीं, इसके बिना ये नहीं, ये छोड़ नहीं सकते, पशुओं को छोड़ के डॉक्टर के पास नहीं जा सकता वो। तो उन्होंने कहा हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था है कि एक वैन चलता है, मूवेबल वैन है, वो इस तरह से बच्चों की एजुकेशन के लिए भी चलता है। तो क्या भारत में सब जगह है, या J&K में? वो साथी जुड़े नहीं, मीटिंग में बिजी है, उनकी यहाँ अब उदयपुर में सब मीटिंग जगह तो चल रही नहीं है, थी। सरकारों ने जो राजस्थान की बात करे तो 3-4 आवासीय विद्यालय दे रखे हैं। नहीं, अब विद्यालय तो फिक्स हो गया, चरवा तो घूमता रहता है ना। हाँ ये कह चरवा, रहे हैं कि हमारे ये गर्मी और सर्दी में नीचे ऊपर आते हैं तो वैन है, उसमें हम्म, टीचर पढ़ाने के सामान और वो सारा है, तो बच्चों के साथ साथ वो एक जगह कहीं बना ली उन्होंने, तो वहां पे वो कर दिया, वो दवाइयों का भी करते हैं। फिर ट्रेडिशनल नॉलेज का उन्होंने सांप का बताया मुझे कि वो सपेरों को साथ लेके चलते हैं, उसमें से ले लेते हैं। तो भेड़ वाला भी कोई ऐसा हो भाई, ऊन की व्यवस्था का, दूसरे का, इनका कोई, क्योंकि 26 जब घोषणा की है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, तो हम लोग उस माइंडसेट से भी सोचें कि चरवाहा और चारागाह दोनों की लड़ाई एक साथ चले। इसके लिए ये मिक्स फिक्स किया है, 12 महीने के टारगेट है, तो हम अपने मीटिंगें करें 12 महीने के अंदर, कितनी मीटिंगें कर पाते हैं, लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाएं, नीति आयोग में नीतियां बनाने के अंदर पहुंचाएं। तो ये कहीं ना कहीं एफर्ट होंगे तभी बात हो पाएगी। ईयर घोषित किया तो ये जैसे जी मिलट ईयर घोषित किया था, तो इन्होंने काफी कुछ किया था। ऊन के जी जी। मामले में जैसे ऑस्ट्रेलिया की ऊन लाके कर रहे हैं, तो इस मामले में आप अपना क्या 2 मिनट में क्या व्यू पॉइंट यस देना जी चाहेंगे सर, कि ये इनके ऊन जो का क्या मार्केट ढांचा लिंकेज हो? है, मैं सॉरी बीच में, हाँ, जो मार्केट लिंकेज है बढ़ाया जाए। जैसे अभी चरवा जहाँ इनके रूट्स है, ग्राजिंग ग्रेजिंग एरिया है, वहाँ पे इनके मार्केट लिंकेज बनाए। जैसे डेयरी के लिए छोटी छोटी बीएमसी दी जाए 2000 लीटर की, और झुंड में पशु रखते हैं, उसका बीएमसी दे और दूध दही वगैरह सही मार्केट लिंक से हो जाए। दूसरा इनका ऊन है, तो उनके कतई बुनाई से छोटे असली पे ये लघु उद्योग बना सकते हैं घर पे, तो उनका मार्केट से लिंकेज किया जाए, वैल्यूएबल बनाया जाए। अब शिक्षा का है तो ये मतलब बारिश के टाइम राजस्थान में 2-4 माह ये जो अपना कोटा वगैरह संभल का इलाका है, वहाँ बीच में कोई सरकार ने 1-2 माह चलाया था, विशेष नहीं है। तो उन बच्चों के लिए सरकार ने 4 आवासीय विद्यालय, उसमें वो पशुपालक तो बच्चों को लेके चला जाता है 2-4, वो भी पर्याप्त नहीं है। उनकी संख्या बढ़ाई जाए, 52 आवासीय विद्यालय सरकार देना चाहती तो हर ब्लॉक पे दे। 37 से 38 ब्लॉक है राजस्थान में चरवाहों के, हर ब्लॉक पे शिक्षा की व्यवस्था है, और उसमें बालिका के लिए एक भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये ठीक रहेगा है। मेरी अब तरफ से। उम्मीद है राम जी आगे किसी वक्ता को आप ही पुकारो, क्योंकि आपके साथी हैं, मैं ज्यादा जानता नहीं हूं, तो हम इन बातों को डिस्कस कर पाए, फिर उसका सम अप टॉपिक लेंगे। हमारे भी कई साथी जुड़े हुए हैं इनमें, तो
हाँ, कौन पवार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये हिमाचल जी की जी एरिया से जुड़े हुए हैं पवार साहब। जी जी पवार साहब अपनी जी बात को रख दीजिए। जी। दो इशू हैं इसमें, जैसे आप बात हुई अभी। एक हम्म, तो ये जो जो इनका आवागमन है बकरवाल या गुजरों का, हम्म, या उत्तराखंड में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, हिमाचल में भी है। अब इनका क्या था कि ये आज से नहीं, 200 साल से 300 साल से इसी तरह से आते जाते हैं, गर्मी में ऊपर आते हैं, सर्दी में नीचे आ जाते हैं। लेकिन अभी क्या कर दिया सरकार ने, जब से ये वन अधिनियम आया है तो इनको वो ऊपर जाने में बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं। चरागाह जो हम्म, पड़े हुए थे जिनमें जाते थे ये, वहां जाने नहीं देते उनको, वो सड़कों पर पड़े रहते हैं, 15-15 20-20 दिन चरागाह में नहीं जाने देते। तो ये चूंकि वो उनमें से कुछ कन्वर्ट हो गए हैं, ज्यादातर मुस्लिम हो गए हैं, तो उनके साथ जो है, मतलब उत्तराखंड में मैं देखता हूँ तो उनके साथ दुर्व्यवहार पूरा लिमिट तक होता है। कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर आके कह देते हैं कि नहीं साहब, हम आपको एंट्री नहीं करने देंगे इसमें। मतलब जो बड़े बड़े वो ग्राउंड्स हैं ऊपर घास के, उसमें वो रहते थे। तो ये दुर्व्यवहार, और ये मतलब पंजाब में भी इनके साथ हो रहा है, क्योंकि पंजाब में आ जाते थे तो पंजाब वाले जो है चाहते हैं कि अब ये वहां से निकले, यहाँ ना आए। तो वो जो ट्रेडिशनल था देश के आजाद होने के पहले, सैकड़ों साल पहले से जो चलती आ रही थी व्यवस्था, उसमें सारी में विघन डाला जा रहा अब जगह जगह। तो और दूसरा जो डीएनटी वाली बात आई थी अभी भी, 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें जिन जातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जोर शोर से भाग लिया, तो 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 1857 में फिर टेक ओवर कर लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब टेक ओवर कर लिया इंडिया को, तो अब उन्होंने आईपीसी और ये रूल्स रेगुलेशन बनाए। उसी में इन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब्स क्रिएट किया, जो जातियों ने, जिन्होंने जातियों ने, जैसे लोधे हैं, गुजर हैं, इन्होंने ज्यादा विद्रोह किया, तो इनको सारों को डीएनटी में डाल दिया, पूरे के पूरे जो है पूरे क्षेत्र के क्षेत्र डाल दिए। और इरेस्पेक्टिव वो कैसा है, क्या एटीट्यूड है या नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये है कि गुजर है तो डाल दिया उनको जो है, या लोधे हैं आपके बुलंदशहर में, अलीगढ़ में, मतलब उनको डाल दिया। अब लोधे किस तरह से क्रिमिनल थे सारे के सारे, और उन पर जो कुछ किया वो तो खैर एक पूरी कहानी है। 2-2 3-3 हाँ, आयोग नहीं, बन गए। ठीक है। मैं पवार साहब आपको फिर लेता हूँ, कई और साथी जुड़े हुए हैं, उनसे अपने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करने के बाद में उसको सम अप लाइन पे एक लाइन पे लाएंगे। तो उमेश जी, अगले वक्ता के तौर पे आप बताएं, ताकि उसमें बीच में हम लेते रहेंगे। और राम जी के बाद में आप किसको बोलाना चाहेंगे? देखो मैं उमेश जी आपके नागों से हैं और घुमंतुओं के पत्थरों की शिक्षा से जुड़े हुए हैं, इनको ले लीजिए। चलो बोलिए बोलिए सर, क्या नाम बताया आपने? उमेदा राम जी नाम है। उमेश जी हाँ, नागौर के हाँ, डेरा वाले। उमेदराम जी जुड़े हुए हैं मेरे से। उमेदराम जी, आप अपनी बात को रखो। तब तक राउत राम जी, आप अपना माइक प्लीज बंद कर लें। हाँ, माइक खोलिए आप। उमेदराम जी, आप बताइए कि चारागाह बचाना है, और उस चारागाह पे चरवाहों को बचाना है, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनकी सोसाइटी, सबको किस तरीके से हम कर सकें। 2026 हमारे खाते में अंतर्राष्ट्रीय स्तर से डाला गया है इन लोगों के लिए। तो उमेदराम जी। उमेदराम जी माइक खोले, आप अपना बोले उमेदराम। माइक खोलो उमेदराम जी, आप, ये माइक का निशान है, उसके ऊपर टच करते ही खुल जाएगा आपका। और कोई टेक्निकल आदमी हो साथ में? चलो इनको कोई टेक्निकल, हाँ चलो कोई और साथी, हाँ खुल गया माइक। उमेदराम जी बोलिए। हाँ, ये भारतीय मालधारी वाले, हम आपको बाद में ले रहे हैं। हाँ, उमेदराम जी वैसे बोलिए। तो जी, उमेद सिंह जी, राउताराम जी और अधिवक्ता हनुमान जी, वैसे भी मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हूं। और आप आज वंचित वर्ग के लिए जो जूम मीटिंग करके और इनकी हितों की रक्षार्थ आप जूम पे इकट्ठे हुए हैं, ई मीटिंग करने जा रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। जैसा कि मैं तो खुद चरवाह की जिंदगी जिया हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इसमें क्षेत्रवाद भी इंक्लूड हो गया। जैसा राउतराम जी ने बोला भी है कि इनका जो रास्ते विभिन्न आधुनिकरण के जो प्रकल्प है, उनकी वजह से इनके रास्ते रोक लिए गए हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे एक हवाला देना चाहूंगा कि नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क के मिल के इतने प्रोडक्ट डेवलप करके, उनमें क्या है ना कि वो आधुनिकरण है, जैसा कि हनुमान जी अक्सर आधुनिकरण पे बोलते रहते हैं। तो मुझे मालूम है कि आज आधुनिकरण में इनका
भारतीय जो पेस्ट्रोल लाइफ है या भारतीय भारतीय पशुपालक है, उनका और किसानों में आज भी आधुनिकीकरण वाली चीजें बहुत कम डेवलप हो पाई है। हो सकता है कि पहले से या आज की सरकारों ने इन पे काम नहीं किया होगा। ऊपर से आज भी जितने चरवाहे हैं, अपने अपने क्षेत्र को छोड़ के ही जाना पड़ता है इनको। जैसा कि डेफिनेशन और नाम से इंडिकेट करता है कि ये लोग नोबेडिक है, घूमतू है, तो घूमते रहना होता है। और इनकी एक ट्रेडिशनल लाइफ सी बन गई है ना। इनको कोई जागरूक किसी ने किया कि आपको पढ़ाई की तरफ भी जाना चाहिए, आपके पशुपालन में आधुनिकता आनी चाहिए, इस तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभी अभी आपने हमारे बताया मुझे कि कश्मीर और जम्मू की तरफ इस चीज को, उसको आधुनिकता की तरफ ले जाने का पूरा कोशिश किया गया है कि मोबाइल वैन उनके शिक्षा के लिए है, मोबाइल वैन उनकी मेडिकल हेल्प के लिए है। लेकिन राजस्थान हुआ या मध्य भारत में आज भी चरवाहों की स्थिति बहुत दयनीय है। और ऊपर से क्षेत्रवाद इतना हावी हो रहा है कि मेरी एक भैंस है, चाहे पूरे वर्ष मेरे क्षेत्र का चारा भले ही नहीं चरे वो घूम के, लेकिन मुझे असुरक्षा का भाव रहता ही है ये कि मेरे क्षेत्र में दूसरे चरवाहा आ गए तो मेरा चारा खा जाएंगे या मेरी भैंस मर जाएगी। तो इसके चलते बिल्कुल आर्टिकल की आपने बात की 38 की, अब 51 में अहिंसात्मक जीवन का प्रकल्प है, अपना भारतीय अनुच्छेद दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसका अनुचित उपयोग होता जा रहा है। हम अहिंसावादी तो बन रहे हैं, लेकिन जैसा कि उमेश सिंह जी ने बताया अभी कि इतने सारे कत्लखाने तो चल सकते हैं, लेकिन एक पशुपालक अपने पशु को नियंत्रण करने के लिए उसके नखेल तक नहीं डाल सकता। तो ये परिभाषाएं जो पहले से ही प्री डिसाइडेड है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और पशुपालक की जिंदगी के लिए आप जो उचित कदम उठा रहे हो बहुत ही उम्दा है। मैं मेरे अल्प ज्ञान के साथ आप जैसे सूर्यों को क्या दीपक दिखाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। चलो धन्यवाद। आपने एक बात आधुनिकीकरण की कही, तो आधुनिकीकरण में मैं आपसे उमेश जी थोड़ा सा ये मैं कर दूं कि मार्केट फोर्सेस बहुत खतरनाक होती है। और कहीं ऐसा नहीं होगा, हमारा जो चारागाह वाला मैटर तो बिल्कुल अलग है, लेकिन चरवा इनसे कोई ये लूट खसोट करके मार्केट फोर्सेस और कुछ ऐसी चीजें लॉन्च करके, क्योंकि हम अपने किसी भी प्रोडक्ट, चाहे फार्म प्रोड्यूस है चाहे पशुपालन का प्रोड्यूस है, उसमें लूटे जा रहे हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बना देना, कभी किसी प्रकार से बना देना, किसी तरह से करा देना, इसके अंदर हम अपना रिजर्वेशन या अपनी या अपनी धौंस नहीं रखेंगे, तब तक हम इन बातों को नहीं जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि जो चरवाह है उनके मामले में, चाहे बोर्ड है और चाहे आयोग है या कोई भी पशुओं का संबंधित कोई बात है, उनमें इन लोगों को एंट्री नहीं हो, तब तक हम 2026 में ये भी हमारे एक मांग का हिस्सा रहेगा कि तुम्हारी कोई भी बात है तो उसमें ये बात हो। लेकिन मोटा सा मेरे को एक मैं आप लोगों के साथ में कर दूं, जम्मू कश्मीर वाले ने बताया कि साहब इसमें मेडिकल लाइन की जो नर्सेज है वो वही है। मैंने कहा वो कैसे हो सकती है? कि साहब वो इसलिए हो सकती है, बाकी तो घूमता नहीं उनके साथ। इनके चरवाहों के बच्चे है ना, उनको सरकार ट्रेन करती है, नर्सिंग कोर्स करवाती है, उनको साथ अटैच करती है, जिससे उनके लिए रिजर्वेशन हो गया, ऑटोमेटिक है मेडिकल के अंदर और पशुओं के अंदर उनको ट्रेनिंग देते हैं वो। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है यदि ये व्यवस्था है, यदि उसमें, क्योंकि वो आज साथ थोड़े बिजी थे, कहा सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगा, वरना वो पूरी डिटेल में कहते हैं। हम उनसे जो है इधर उत्तराखंड के भी जुड़े हैं, जम्मू वालों से भी बात कर लेंगे हम, और भी इधर कोई है एमपी के साथी भी एक जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बिजनेस के संबंधित है। लेकिन हमारे एमपी में बहुत जाती है भेड़े वगैरह, ये सारी बातें हमारे सामने है। लेकिन यदि कोई भी के साथ पशु चलते हैं, साथ में भेड़ें चलती है, तो उनके साथ में वो वैन में दूसरा कोई नहीं चलता, इनके ही बच्चे चलते हैं, तो इनको है बाउंड है, ये उन्हीं को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं में से नाम लेकर के उन्हीं को अपॉइंटमेंट दे करते हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके उनको इस लाइन में तैयार करके भेजते हैं। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है। अब आप उमेश जी आगे के वक्ता के लिए बताएं ताकि हम उस बात को
उसी लाइन पे ला पाए हैं। और उमेश जी आप कुछ बात जोड़ना चाहें? मैंने जो बात जोड़ी तो 2 मिनट 1 मिनट के मैं लिए। आपके माध्यम से मुझे एक बात और मतलब मुझे बहुत आशान्वित बना दिया आपने, ऑप्टिमिस्टिक बना दिया, बिकॉज आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू, आई एम हैविंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स यू, बिकॉज आपने बताया कि एक पंथ दो काज हो रहे हैं। इनके बच्चों को अगर जब ट्रेनिंग दिया जाएगा तो कम से कम इनमें जीवन के प्रति एक आशावादी सोच डेवलप होगी, पढ़ाई के प्रति इनकी इनकी सोच में फर्क आएगा कि यार हाँ, पढ़ने से कुछ चीजें मतलब स्किल डेवलपमेंट की जा सकती है। तो ये बहुत उम्दा बात बताई आपने, क्योंकि आपने और उमेश जी ने जितना मानवता को का अध्ययन करने में जितना खर्च किया ना समय, मैं आपको फेसबुक पे सुनता रहता हूँ हनुमान जी और उमेश जी, तो हमारी चलती फिरती पाठशाला है। ये हम लोगों को बहुत जागरूक करने में इन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी है। खैर, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कई बार कई चीजें सोचने के बाद। बहुत उम्दा बात कही है। इसी तरीके से अब मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा आप जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे कि ये बार बार मीटिंग होती रहनी चाहिए, ताकि इसके मंथन से कुछ न कुछ निष्कर्ष निकले, कंक्लूजन निकले, ताकि हम लोग किसी सही दिशा में सोच पाए। क्योंकि जितने भी अगड़ा वर्ग है उसकी सोच में उनका दोष नहीं है। आज भी जो अगड़ा वर्ग है वो नो डाउट हो सकता है वो संवेदनशील है हमारे प्रति या हमारे पोस्टल लाइफ के प्रति, लेकिन वो उनकी सोच आगे बढ़ ही नहीं पाती है। हनुमान जी, कहीं ना कहीं आपने पशुपालक को एक उसको ऑब्जर्व किया है, उसको आपने उसकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा है, तब आप इतनी सारी बातें बोल रहा है। आज का अगड़ा वर्ग, नो डाउट ही इज थिंकिंग अबाउट द पोस्टल लाइफ और नोबेडिज्म, बट ही इज थिंकिंग इन अदर वे। ही इज थिंकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ए बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। चलो ठीक है उमेश जी, इसमें देखो मैं जो सोचता हूँ कि इसमें मार्केट फोर्स से सावचेत रहने की जरूरत है। बाकी ये जो वर्ग वगैरह बनते हैं ये बाद में अपने आप शोमोटो अपने आप विलीन हो जाते हैं, यदि मार्केट फोर्सेस को हम प्रॉपरली समझ पाते हैं। हमारे जो भी प्रोडक्ट हैं उनके प्रति हमारी वो हो, हमारे बच्चे भी प्रोडक्ट हैं पास्चर के, और हमारे ये जो ऊन और ये हैं ये प्रोड्यूस है ये भी है, इन सब के ऊपर हम केंद्रित रहेंगे 2026 में। तो आगे अब उमेश जी आगे किसी वक्ता को आप चाहती एक हेमाराम जी जुड़े हुए हैं, शायद मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। हेमाराम जी अगर जुड़े हुए हैं तो हेमाराम जी पहले तो जुड़े हुए थे लेकिन अब जुड़े हुए नहीं है। हरदेव जी, देखो मेरे नाम पढ़ दूं मैं आपको। हरदेव जी है, हरदेव जी को जोड़। हाँ, हरदेव जी हैं। हरदेव जी आप अपना उद्बोधन दो, फिर हीरालाल जी भी हैं। हाँ, हीरालाल जी जुड़ गए क्या? डॉक्टर साहब मैं आपको लेता हूँ बाद में। हाँ हरदेव जी। सर, आप सभी सम्मानित लोगों को पहली बार मैं आपके दर्शन कर रहा हूं और आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सर, मैं उमेश सिंह जी की प्रेरणा से आज पहली बार मतलब जुड़ा हुआ हूं। और सर, मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मैंने तो क्लास रेबारी का बच्चा हूं। मैं क्लास 1 से लगा करके बीकॉम तक मैंने प्राइवेट एजुकेशन अपनी भेड़े चराते हुए ही किया था। उसके बाद में मैंने सेशन न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मेरी सर्विस लग गई और अभी मैं रिटायर हुआ हूं सर। तो मुझे मतलब उनका काफी भेड़े मैंने पूरी जीवन चराई है। मतलब बीकॉम तक मैंने भेड़े चराते हुए ही एजुकेशन लिया है, तो काफी जानकारियां हैं। जो सबसे बड़ी वो चारागाह वाली ये जो सारी बातें उमेश सिंह जी ने बता दी है वैसे। और मैं एक बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जैसे मैंने कोर्ट में नौकरी की सर, उसमें मतलब मैंने SC/ST कोर्ट में भी की, डीजे कोर्ट में भी की, पॉक्सो कोर्ट में भी की। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो दुख तब होता था जब मैं SC/ST कोर्ट में था। तो SC/ST कोर्ट में क्या होता था सर के पूरे जिले में, जिले के हेडक्वार्टर पर ही एक कोर्ट होता है SC/ST का। पूरा जिला बहुत लंबा होता है, 100 किलोमीटर मतलब इधर उधर आना जाना पड़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मैंने केसेस देखे वो ये पशुपालकों के आते थे। मतलब तो ये SC/ST एक्ट जो लागू हुआ, इससे मतलब पशुपालक जैसे ही उसकी भेड़ बकरी मतलब दूसरे के खेत में चली जाती है तो खेत वाला क्या करता है, SC/ST के मेंबर को मतलब रखवाला बता करके उनके SC/ST का केस कर देते हैं। और वो 100 किलोमीटर दूर से आकर के मतलब वो अपनी पेशियों पे मतलब जो है अपना धन भी खर्च करते हैं और मतलब अपना समय भी बर्बाद करते हैं और उनको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलता है।
तो सर मैं ये चाहूंगा कि मतलब इस सीजन में इस जो ये 12 महीने जो चल रहा है इसमें एक ये बात रखी जाए सर कि इनको इसके लिए प्रोटेक्शन दिया जाए, SC/ST एक्ट से इनको कैसे निकाला जाए, मतलब जिससे सबसे ज्यादा पीड़ित है लोग। चलो ठीक है रेव जी, आपके सुझाव को भी हम मेरे ख्याल से उमेश सिंह जी इसको नोट कर रहे होंगे हमारी इस कोर मीटिंग को अंदर। उमेश जी आगे किसी वक्ता के नाम के अंदर मैं आपको बता दूं कि माँ वनकल वेरल के नाम से हैं, मोहन रायका हैं, पवन थोटे हैं, राउतराम जी बोल ही गए, और भारतीय मालधारी का आया था, हैंड्रेज था। इसके बीच में मैं धाकड़ साहब है चित्तौड़ से, धाकड़ साहब आप अपनी बात को 2 मिनट में कुछ कह दें, और धर्मेंद्र आंचरा जी ने भी हैंड रेज किया, इन दो को मैं ले लूं, तब तक आप अपना नाम इनमें से सोच लें किसको वक्ता को। हाँ धाकड़ साहब 2 मिनट में लें, क्योंकि हम आज बाहर के लोगों को ज्यादा सुनेंगे। हाँ चरवाहों की एक बड़ी समस्या, एक तो ये हर खेत पर तारबंदी और ये पोल बंदी से भी चरवाहों को बहुत समस्या होती है। बिल्कुल। सरकार ने क्या बीफ कंपनियों को कच्चा माल मुफ्त के भाव मिले, इसलिए एक वो जानवर को माता घोषित कर दिया, और माता घोषित होने के बाद में बीफ कंपनियों की जीडीपी एकदम बढ़ गई, क्योंकि उनको कच्चे माल के नाम पर एक पैसा देना नहीं होता है। तो वो माता सड़क पर है या खेतों में है, तो उससे बचने के लिए हमको जो वो तारबंदी करनी पड़ी, उसका भी खर्चा एक्स्ट्रा है, और उसका पैसा भी नहीं मिल पा रहा है, और उसकी वजह से सरकार और सब्सिडी दे रही है आप लोगों को, आराम से तारबंदी करो, पशुओं घुसने मत दो। नहीं, पशु घुसने से रोकने का इंतजाम इसलिए करना पड़ रहा है कि वो माता के खेत में घुस रही रात में, तो उसको अनप्रोडक्टिव बना दिया कि उसका पैसा नहीं मिलेगा, आप तो माता को बेच नहीं सकते, तो इस वजह से आपकी बात आ गई। धर्मेंद्र जी आप अपनी बात को रखो। सर इन्होंने जहां तक एट्रोसिटी एक्ट की बात करी, तो उसमें ये जो एट्रोसिटी एक्ट लाया गया था उस वक्त ये ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं था। तो ओबीसी का आरक्षण लागू होने के बाद में ओबीसी पर वास्तविकता में तो संविधान के तहत तो एट्रोसिटी एक्ट ओबीसी पे लागू होता नहीं, आरक्षित वर्ग पे। तो ये थोड़ा सर से निवेदन है कि वो जानकारी करें, और इन बातों को यदि आप कोड करेंगे तो ओबीसी को भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि संरक्षित मतलब है, रिजर्व है, शेड्यूल तो है। एट्रोसिटी एक्ट ओबीसी पे लागू होता नहीं है, वास्तविकता ये है। ये जानकारी के अभाव में जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो हम भी आरक्षित वर्ग में। इसको भी नोट करना, तारबंदी वाली भी नोट करना। लोगों के अच्छे सुझाव आ रहे हैं, बेस्ट सुझाव आ रहे हैं। हाँ मोहन जी राय का आपने हैंड रेज किया था, अपनी बात को रखो। मोहन जी आप माइक खोलिए अपना, माइक का निशान। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलिए सर। ये चारागाह चरवाहा वर्ष है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो ये जो चारागाह भूमि है उसमें संपूर्ण रूप से मतलब ये प्रभावी अधिकार बने, जिससे चरवाहा उस भूमि में अपना पशुचारण कर सकता है। और बाकी भी जो कृषि भूमि है, तो फसल कटाई के बाद में जैसे पशु पालकों को लोग मतलब एक दूसरे क्षेत्र में नहीं जाने देते हैं। जैसे किसी खेत में भी कोई व्यक्ति कहता है भाई मैं मेरे खेत में नहीं घुसने दूंगा, तो उसके लिए प्रभावी अधिकार बने। और दूसरा जो चरवाहा है जैसे पशुपालक, तो SC/ST एक्ट की तर्ज पर पशुपालक को ये पशु निष्क्रमण के दौरान या अपने गांव में भी वो जैसे मान लो जंगल में पशु चरा रहा है, तो उसके साथ कोई हिंसा होती है या कोई पशुचारण के दौरान कोई मारपीट करता है, तो उसको प्रभावी अधिकार मिले, जिसे वो सुरक्षित मतलब एक तरह से पशुपालक जब सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो मतलब कैसे जाएगा जंगल में। ठीक बात है, आपकी बात आ गई, नोट हो गई। मतलब हाँ भारतीय मालधारी जी आप माइक खोल रहे हैं बार बार, आप बात रखिए अपनी। फोन जी आप माइक बंद कर लें प्लीज। हाँ बोले। जय मालधारी भारतवर्ष के सभी महानुभावों को। मैं बाबू देसाई महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। जी, मैं सबसे पहले भारतवर्ष के चरवाहों की बात करूंगा, क्योंकि हर एक राज्य में पशुपालक है, घुमंतु और अर्ध घुमंतु।
तो घुमंतु पशुपालकों की मुख्य समस्या है सबसे पहले वन विभाग, जो नेशनल पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की वेबसाइट ऊपर IUCN रिपोर्ट के माध्यम से उल्लेखनीय किया गया है। तो सबसे पहले ग्रेजिंग पास होना चाहिए। भारतवर्ष के सभी मंत्री, वन मंत्री जो है, उनको भी कहीं ना कहीं भारत सरकार के माध्यम से वार्तालाप किया जाए। और सबसे पहले चरवाहों की समस्या, मुख्य समस्या तो फॉरेस्ट का है, तो IUCN रिपोर्ट के माध्यम से जो जैव विविधता का संरक्षण करता है और रेगिस्तान बनने से रोकता है, ऐसा IUCN रिपोर्ट जो दिया हुआ है, उसके माध्यम से ग्रेजिंग पास मिलना चाहिए। और हनुमान जी, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कच्छ जिले से 32 कैमल लेकर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कुछ रबारी समुदाय के पशुपालक जो जीवन अपना यापन करते हैं बहुत सालों से, नंदुरबार जिले में वो पशुपालक कैमल लेकर आता है और वहां पर कुछ महाराष्ट्र प्राणी बचाव समितियों ने उन्हें आज 1 महीने से वहां कैद किया हुआ है सर। अच्छा, तो भारत सरकार में कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुविधा है या ये मुझे पता नहीं है, मैं एक पशुपालक हूँ। और पशुपालकों के लिए दूसरी जो समस्या है, जो मैं थोड़ा सा इंटरवेन कर रहा हूँ मालधारी जी के कैद करने का मतलब लीगली कैद किया है या कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने घेर के कैद किया है? नहीं, लीगली जो महाराष्ट्र, 1 मिनट सर, आप मैं 1 मिनट होल्ड दूंगा, 1 मिनट में आपको बता दूं। उन पर केस भी की हुई है और अभी कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है। इस विषय में एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो चेयरमैन है सुजीत दत्ता जी, उनको भी अवगत करवाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डेट पे डेट दी जा रही है। नहीं, क्या धारा लगी इनको? ये चराने गए, कच्छ से वहां चले गए, तो चराने के अंदर उनका क्या दोष हुआ? सर, महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र प्राणी कल्याण कायदा सविनय समिति, इस समिति के माध्यम से इस चरवाहा को कसाई तस्कर माना गया है। अच्छा, जो 12 भाई रबारी है और उनका लड़का है। तो आपके सूचना है तो मैं बता दूं कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में करीबन 3-3.5 हजार पशुपालक है जो अपने बाल बच्चे व पशुधन ढोने हेतु ऊंटों का उपयोग करते हैं। और कच्छ में एक कैमल एसोसिएशन बना हुआ है, उनके लेटर के माध्यम से वो लोग पूरे वहां से धीरे धीरे आज 2-2.5 महीने से निकले थे। तो आज 1 महीना से वहां उनको रोका गया है। चरवाहा अनपढ़ है और नहीं, तस्कर माने गए तो उनके ऊंट के ऊपर लाद के कोई चीज ले गए, क्या हुआ उनका? नहीं, ओनली फॉर चराते चराते आ रहे थे वो। तो फिर वो तस्कर कैसे बन गए? वो कैसे तस्कर हो गए? और वही सर, कहीं ना कहीं इनके लिए एक भारत सरकार के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतवर्ष के चरवाहों के लिए एक आई कार्ड दिया जाए अगर कि ये चरवाहा है, तो कहीं ना कहीं ये समस्या नहीं आएंगी। यूं सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल, ये बात तो हमने उमेश जी ने हमने पहले डिस्कस की थी कि भाई इनको एक आइडेंटिटी दी जाए, जो आइडेंटिटी कहीं भी जाए तो उनको सुविधाएं, सिक्योरिटी जो कुछ भी हो वो मिल जाए और वो कार्ड उनका हो उनके पास में। अब झगड़ा ये था कि भाई कोई दूसरा कार्ड लेके चला जाए उसका, तो उसके लिए आप आधार के या इंटरलिंक आप अपने अंगूठों से आइडेंटिटी कर दीजिए कि ये ही आदमी है जिसको हमें प्रोटेक्शन देना है या इसको सहायता करनी है या सिक्योरिटी देनी है। ये बात तो 2026 तक है, तो हम इन बातों के ऊपर तो आएंगे। और कोई बात हो तो और कोई साथी हो तो अपना बहुत बढ़ रहा है सभी राज्यों में पशुपालकों के जो, तो इनके जो FIR होती है इसका इम्प्लीमेंट नहीं होता सर। तो इसके लिए भी कोई सुझाव आप चारागाह के लिए कोई सुझाव दे पाएंगे? चारागाह कैसे बचेगा? ये इतने बड़े विकास के मॉडल में खनिज खोद रहे हैं, अडानी जी इधर लगे हुए हैं, कहीं कोयला वो चारागाह के ऊपर आ रहा है, कहीं ये कृषि भूमि पे दूर से प्रोडक्ट लग रहे हैं, इंडस्ट्री लग रहे हैं। तो क्या चिंतन है आपका कि इनको कैसे रोका जाए, भाई चारागाह को अवॉइड किया जाए? चारागाह भूमि अगर बचाना है, वास्तव में अगर देखा जाए तो चरवाहा जंगल का संरक्षण करता है, तो कहीं ना कहीं वन विभाग चारागाह बच जाता है तो चरवा ऑटोमेटिक बच जाएगा। इसके लिए सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करे, क्या प्रोटेक्शन दे उनको, भाई इसमें तुम चरा लो। और वो तो प्रकृति का है, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें किसी के जमीन रिजर्व करने की बात है।
राइट राइट राइट। तो ये भारतवर्ष में हर एक जंगल में चरवाहा है, और कहीं ना कहीं जहां कहीं चरवाहा है वहां चारागाह का मतलब विकास हो रहा है। और जहां जहां अभी बात ऐसी आती है सर, जहां जहां चरवाहे हैं वहां ये गलत काम होने नहीं देते, कहीं ना कहीं खनिज माफिया है, ये सब खोद काम वगैरह चालू होता है, ये डायरेक्ट सूचना को सरकार को सूचना पहुंचाते हैं। चलो तो इसमें भी मोहन जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मोहन जी आप क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में बात को बताएं। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो चारागाह भूमि की, जैसे मान लो सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, और किसी चारागाह आबादी की भूमि के बदले में चारागाह भूमि, ये कन्वर्शन जो होता है ना, उस कन्वर्शन के अधिकार को खत्म किया जाना चाहिए। चलो ये सुझाव वाला बात तो नोट कर ली, इसको टॉपिक के रूप में भाई लेंगे। जैसे चारागाह भूमि पे कब्जा करके उसके बदले में आबादी की जमीन हैंड ओवर कराते हैं, तो वो सिस्टम ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल, अब ये 2026 में ये मुद्दे उठते रहेंगे। हाँ, कुछ धर्मेंद्र जी आप कहना चाह रहे हैं क्या? बाकी हेमाराम जी जुड़े हैं तो उनको मैं लेना चाहूंगा। वो सर गलती से हो गया होगा। अच्छा, माइक बंद करिए फिर। तो हेमाराम जी आप जुड़े थे कहीं बीच में? हाँ हाँ, बोलिए हेमाराम जी। जी सर, ये कह रहा हूँ कि ये जो छरवाई और चारागाह 2026 वर्ष है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहबारी समाज को होगी। कारण ये है कि सबसे ज्यादा चारागाह और गोचर में रहबारी समाज ही रहती है। एक प्रकार से तो अपन कह रहे हैं चारागाह गोचर बचाओ, और एक साइड अपन रहवास कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा? इसका भी बहुत बड़ा ये होने वाला है कि अपन कह रहे हैं चारागाह और गोचर बचाए, और सबसे ज्यादा रहवास वाली जातियां भी अपनी है, तो इसका नहीं, मुद्दा ये है ना कि ये घूमने वाले लोग तो उस गांव से होते नहीं। तो गांव वाले, जो पहले बात आई थी ना, गांव वाले कहते हैं कि भाई एक दिन का भी खा गया तो हमारे तो जंजाल हो जाएगा, चाहे उनके पशु हो कि नहीं हो। बीमारी ये है ना कि गांव अपने आप में संगठित है और वो अपनी भूमि को संगठित रखता है। सरकार भले ही छीन ले, लेकिन वो पशु को नहीं चलने देंगे, बाहर वाले को। अब ये घोषणा हो जाए तो कम से कम जमीन तो बचे, उनके पशु भी चरे, इनके गांव वालों के चरे, आपके भी चरे। इन्हीं ये भाई नहीं जो कह रहा हूँ, घूमना, अपन कह रहे हैं चारागाह बचाओ, तो चारागाह में सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन रहवास कर रही है, मतलब रेजिडेंशियल कौन है, कौन सी जाति है? तो सबसे पहले उनको ही हटेंगे तो कौन हटेंगे? अपन उनको, जैसे हर गांव में रह रहे, हर गांव, आप राजस्थान के हर गांव देख लो, ये पाली जिला, सिरोही जिला, जालोर जिले, इसमें सबसे ज्यादा रहवास करने वाली जातियां जो चारागाह में, वो अपनी रहबारी जाति है। उनको भी तो बचाना है अपने को। केवल चारागाह बचाओगे वो अपनी बात सही है। चारागाह ये भी तो लफड़ा है सबसे ज्यादा, जिनके 30-30, 40-40 सालों से रह रहे। नहीं, रहने के अंदर रेजिडेंस में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। यदि इंडस्ट्रियलाइजेशन, होटल या कॉमर्शियल का एक्टिविटी है तो उसके अंदर तो प्रॉब्लम आती है। सबको नोटिस तो भी तो भेज रहे हैं, ये भी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। ये मैं क्या करूँ, आपके पाली जिले में 50 गांव ऐसे दिखा दूं जिसमें गोचर और वहां पे रह रहे, और वो भी बड़े बड़े भाड़ा लेके रह रहे, जैसे अपन 1 बीघा में रह रहे, कोई एक घर 1-1 बीघा में। ठीक है, इसका एक भी बात आई आपकी भाई, तो पर है, बात तो है। हम उमेश जी और कोई वक्ता बताइए आप जिसमें लें, फिर मैं उसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। कई मेरे साथी और भी जुड़े हुए हैं, उनको भी लेता हूँ, उनपे कुछ पॉइंट रेज करने के लिए। और कोई साथी, एक माँ वनकाल ये जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे तो अपना माइक खोलें और बात को रखें। उमेश सिंह जी बोल रहे हैं। हाँ उमेश जी ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था, ये समस्याएं घुमंतु अभी जो हेमाराम जी ने कह रहे हैं, थोड़ा क्लियर कर दूं कि उपनिवेश काल जो ही आजादी देश में आई और पशु चरवाए थे, ये इनके जहां निवास थे वो ज्यादातर गोचर जमीनें घोषित कर दी गई। जहां इनके निवास थे टेम्परेरी की, जो घुमंतु पशुपालकों के, देश आजाद हुआ 47 से 52 के अवधि में, उन भूमियों को सबको गोचर जमीनें घोषित कर दी। ये समस्याएं सिरोही जिले में सबसे ज्यादा आती है। सिरोही जिले में पशुपालक कभी भी स्थायी निवास नहीं करते थे, गाय पालते थे, लेकिन वो जब जून जुलाई में आते थे तब तक 12 महीने के पीछे जो प्रशासनिक कार्यवाहियों में की मार खाई हुई है। ये एक बड़ा टेक्निकल इशू है। अपने पास में समय की काफी कमी है, तो एक पवन थोड़े हैं, तो ये कुछ अपना विचार रखना चाहें तो। एक संतराम जी जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी बात को कह दें। जय मल्हार सर।
हाँ बोलिए, परिचय भी दे हाँ दे। जयलाल, मैं पवन पटेल यवतमाल महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। चरवाहा को जो इतने सालों से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने उनके लिए हमने महाराष्ट्र में एक एसोसिएशन खोली है और उसके अंतर्गत हमने यवतमाल से नागपुर तक चरवाहा के लिए पदयात्रा निकाली थी असेंबली पे, और उस पे 20,000 लोगों का ये हमने मोर्चा निकाला था। तो लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट की जो एक प्रकार अपने को दिक्कत आ रही, वो उसकी वजह से अपने चरवाहा को बहुत दिक्कत जा रही है, और उसके वजह से गवर्नमेंट के लोग उनको फॉरेस्ट के लैंड में या फिर दूसरा कोई लैंड होता है वहाँ पे वो चरवाहा को उनका चरवाहा को ये नहीं करने देते, पशुपालक को चरने नहीं देते, उस पर अत्याचार करते, उन पर कानूनी कार्रवाई करते। इसके लिए अपने को एक ऑल इंडिया लेवल पे एक बड़ा एसोसिएशन खड़ा करके गवर्नमेंट पर एक प्रकार का दबाव रख के और सेंट्रल के जो मिनिस्टर है उनके साथ कोई मीटिंग करके अपने को एक इनमें क्या अपने को रास्ता निकालना पड़ता है। ये ठीक है पवन जी, ऐसा आपकी बात आ गई। मैं आपकी बात पे उमेश जी से व्यू पॉइंट ले लूं। उमेश जी, अब आप बताइए कि ये जो बात आई है कि ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऐसा आपका एक संगठन बने, क्यों 2026 इन्होंने घोषित किया है, इसके अंदर आप एक कोर मीटिंग वर्चुअल बुला ले भले ही इनको साथियों को, और करके एक ऐसा एक ग्रुप थ्रू आउट इंडिया, आज महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, यूपी से भी जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर वाले और जुड़ जाएंगे, अगली मीटिंग को मैं जोड़ दूंगा, और मध्य प्रदेश से है, और फोर सिक्स एट 468, दोबारा बोल रहा हूं मैं, 94131 और 88,468। तो ये नंबर आप जो है वो लेकर के एक ग्रुप बना लें। आप जो लोग से लोग हैं इनसे जुड़ करके एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना लें, और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने के बाद में एक वर्चुअल मीटिंग हो जाए, एक या दो, और फिर एक कहीं फिजिकली आप अपने बैठ करके और फरवरी में एक ऐसा एक करें कि इनका क्या क्या जो इन्होंने गोल लिए हैं उनके ऊपर दबाव बनाए। 12 गोल लिए हैं 12 महीने के। अगला महीने का सिक्योरिटी, मोबिलिटी एंड एक्सेस का है, तो ये रास्ते रो है नहीं है, ये सारी बात अपने आई है। तो इन बातों के ऊपर गवर्नमेंट को हम मंथली भी डॉक्यूमेंट देते रहे, मंथली मीटिंग होती रहे फिजिकली, और डॉक्यूमेंट जाते रहे, तो हो सकता है सरकार इस बात के लिए यूनाइटेड नेशन का जो FPO है, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसको, और UNCCD जो है क्लाइमेट का, उन सबको डॉक्यूमेंट भेजते हुए और जनरल असेंबली को भेजते हुए हम इन कार्रवाइयों को करते रहे। ये मेरे ख्याल से कुछ हमारे लिए कुछ बात बढ़ेगी तो ठीक रहेगा। अब 15 मिनट हमारे सेशन के हैं, तो और कोई साथी इसमें से हो, नहीं हो तो मैं, यूपी से वीरेश जी तरार जुड़े हुए हैं। तरार साहब, आप इनको हमने जो डिस्कशन किया, जो घुमंतु जातियां हैं, अर्ध घुमंतु हैं, पशु लेके चलती है, उनकी एक प्रॉब्लम है। हाँ, वहाँ माँ वनकाल का कुछ आ रहा, हाँ बोल दीजिए कुछ आप बात है, तो फिर मैं वीरेश जी आपके बीच में। जी सर, अब राम।
हाँ उमेश जी को, हनुमान जी को और पूरे भारत के जितने भी आप सभी लोग जागरूक लोग जो जुड़े हो। मेरा मुझे इतनी ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर जैसे कि हमारा ये पश्चिमी राजस्थान है या फिर पूरे भारत के जितने भी आप सभी महानुभाव जुड़े हैं, तो सभी की अलग अलग समस्याएं हैं। और वो समस्याएं जैसे कि मेरे क्षेत्र में नहीं आए, तो उससे इसमें ये जो विभिन्न प्रकार की जो शब्दावलियां हैं, जैसे चरवाहों से संबंधित, चारागाह से संबंधित, जहाँ पर जो चारागाह जमीन वगैरह है, तो उसके लिए क्या करें, ये थोड़ा सा आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी देने की कोशिश करें। चलो ठीक है। अब एक हीरालाल जी, हरदेव जी, आप भी कुछ बात कहना चाहो तो फिर मैं मेरे साथियों को क्योंकि नेशनल लेवल पे कुछ लोग जुड़ेंगे तो ठीक रहेगा। कुछ हीरालाल जी आप बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। हमारे पास में 10-12 मिनट है। हाँ बोलिए हीरालाल। हेलो। हाँ सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार करता हूं, जो मुझे उमेश सिंह जी के मार्गदर्शक से इस मीटिंग में ये बात करने का मौका मिला। और मैं मंदसौर जिले से आता हूं, मध्य प्रदेश से। और मेरा मेरा ये विषय रहा कि जो राजस्थान से जो मालवा की ओर प्रवेश करते हैं गोमंतु पशुपालक, तो उनको मैं ये मतलब वन विभाग वाले बहुत आए दिन उनके साथ ये घटनाएं होती रहती है। वन विभाग वाले उनके ऊपर हमला करते हैं और आए दिन उनके साथ पुलिस प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार जैसे आते हैं तो मध्य प्रदेश के और प्रवेश करते हैं, उनके साथ आए दिन घटना होती रहती है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि राजगढ़ के जिले के अंदर आदरणीय, जैसे आपको बता रहा हूं कि अभी तक पिछले साल आए दिन मेरे पास कॉल आते रहते हैं इन पशुपालकों का, और इनके लिए मैं हमेशा के लिए तत्पर खड़े रहता हूं। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में आते हैं तो ये कॉल करते हैं, मुझे कहीं ऐसी घटना दिखती है तो उसके लिए मैं तत्पर सदैव खड़ा रहता हूं। अभी पिछले साल वर्ष 2025 में जनवरी माह की घटना है, उसके जो राजगढ़ जिले में 30 भेड़ों की मृत्यु हुई थी, उसमें अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई, जबकि कलेक्टर कार्यालय में तीन चार बार जाके आ चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक रिपोर्ट की दर्ज नहीं। और उस विभाग में मंत्री जी से बात की, इनको वहाँ के जो विधायक, क्षेत्रीय विधायक, उनसे बात की थी कि ये अपने मुआवजा राशि दी जाएगी। और पशुपालकों की भाई इसके लिए सदैव खड़ा रहता, उनको फोन भी आया मेरे पास उनके हेल्प की। ये बात तो मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश में आते तो इनके साथ पुलिस प्रशासन का इतना घटिया व्यवहार करते हैं कि आए दिन इनके साथ वन विभाग वाले, और इनके साथ कई घटना हो जाती है, घटना वितरित हो जाती है, उसके बाद भी इन लोगों को अभी तक सुनवाई करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश में इनके लिए एक अलग से जो एक हेल्पलाइन बनाई जाए पशुपालकों के लिए, जो त्वरित सेवा पर कार्य करे। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राजगढ़ जिले में 30 भेड़ों की मृत्यु हुई आदरणीय, अभी तक उनकी पीएम रिपोर्ट भी नहीं आई, जबकि हम पीएम रिपोर्ट करा के आए थे। उसके बाद उनका जो पशुपालकों का वहाँ पे ये हमला टीम पहुंचा था पशुपालकों के लिए, तो वहाँ पर उनका ये पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, पर अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी, आप पशुपालकों के लिए अपना पूरा सब कुछ न्यौछावर कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे। और आप लगे रहें और आप ये नंबर नोट कर लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, हम आगे बढ़ेंगे। हरदेव जी आप कुछ बात रखना चाहें तो रखें, फिर मैं रामनारायण जी हैं मध्य प्रदेश से, इनको भी लेऊंगा। जी धन्यवाद। हाँ हरदेव जी कुछ अपनी बात को रखना चाहें तो आप अपनी बात को रखिए। हीरालाल जी आप माइक अपना बंद कर लें। चलो रामनारायण जी, आप रामनारायण जी मध्य प्रदेश से हैं आपके,
हीरालाल जी, आप ये भी अपना आप मध्य प्रदेश को आप मिलकर सब संभाल सकते हैं। रामदान जी, क्यों रामदान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये कहीं बिजी हो सकते हैं। हनुमान जी, मैं विनंती करूंगा आपका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं आप, क्योंकि संपर्क तो अभी करना ही होगा आपसे और सभी टीम से। हाँ नहीं, ये नंबर तो उमेश जी वाला ही रखो, लेकिन मेरा भी लिख लो भले ही आप। 800 800 55 55 2 2 फिर 55 55 76। 76। ओके, थैंक यू हाँ, सर। और मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं मल्टीपर्पज शैडो कैबिनेट माइंड से काम करता हूँ। जो भी करंट घटना होती है उस पे हम लोग बैठते हैं, कुछ इंटरनेशनल लोग भी जोड़ता हूँ मैं, उनके बीच में हम बात रखते हैं और राइट। कई ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, इसलिए मिलते मेरे रहिए अपने। माध्यम से भारतीय पशुपालक मालधारी विकास संगठन की स्थापना की गई है और एक भारतीय मालधारी न्यूज चलाता हूँ, जिनके माध्यम से सेंट्रल में 2024 में भी 23 में भी केंद्रीय मंत्री रूपाल साहब को भी ये पूरे संज्ञान दिलवाए थे। तो चलो, खास आपके साथ और भी लगे मुख्य रहेंगे। चिंता करने लायक वन विभाग की समस्या है और जो चोरी बढ़ रही है उसके लिए एफआईआर का इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा सर, बिल्कुल मुख्य ठीक चिंता बात है। है। चलो, अब और कोई साथी कोई हो तो हैंड रेज करें उसको, बाकी मैं फिर वापस उमेश जी को लेता हूँ कि जो ये बात हुई है इस बात पे कुछ 5 मिनट पे अपनी टिप्पणी करें कि इसको हम आगे कैसे मूवमेंट करें, कैसे करें, 12 महीने इसको चलाएं तो किस तरीके से चलाएं, फिजिकली कैसे मिलें, वर्चुअली हम मीटिंगें कैसे करें, इस तरीके से होकर के इस पूरे साल को हम पशुपालन, चारागाह और चरवाहों के लिए समर्पित रखें, ऐसा एक आशा और अपेक्षा हमारी सबकी रहेगी। क्योंकि जब घोषणा हुई है तो हम उसमें अपना जो है कदम से कदम मिला करके इनके साथ चलें। तो और कोई साथी बोलना चाहे तो अपना हैंड रेज कर दे, और नहीं हो तो मैं उमेश जी को लेता हूँ। उमेश जी, आप अपनी बात को यूं रखिए कि भाई हम अब नए मॉडल के रूप में किस तरीके से इसको साल भर इसके मूवमेंट को किस तरह से चलाएं ताकि सरकार की बात जाती रहे सरकार के पास में, और लोगों के वर्चुअल डॉक्यूमेंट का वीडियो बना करके उनको देते रहें। तो उमेश जी बोलिए। हाँ, दरअसल मैं अगले 3 तारीख को नीति आयोग, योजना आयोग में वहां के अधिकारियों के साथ जाने वाला हूं, और जो भारत के पशुपालक, घुमंतु पशुपालकों के सामने जो वर्तमान में 4 तरह की समस्याएं आ रही है, 4 तरह से मेरी मांग पत्र है, वो 4-5-6 तरह का है, जिसमें लेजिस्लेटिव मांगे हैं, जो संविधान से जुड़ी कुछ चीजें हैं मांगे, कुछ पॉलिसी को लेकर है, कुछ इंस्टीट्यूशनल है, प्रोग्रामेटिक और स्कीमेटिक है, और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई है। और सबसे पहले मैं मांग रहा हूं उनसे आर्टिकल 48 में एक्स्ट्रा प्रोविजन और सेफगार्ड और आइडेंटिटी डेफिनेशन और इस तरह के मुद्दे। एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट कर्नाटक सरकार ने पास्टोरल नोमैड्स के लिए किया है, वैसा संपूर्ण भारत में पास्टोरल नोमैड्स के लिए एक एक्ट आए। ग्रेजिंग लैंड के सिक्योरिटी के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल की तर्ज के ऊपर एक मैकेनिज्म की डिमांड करने वाला हूं संपूर्ण भारत का। दूसरा, आइडेंटिटी की बात आई तो आइडेंटिटी के लिए नेशनलाइज कार्ड की मांग करने वाला हूं। मेरे मांग में वो है, प्राथमिकता सूचियों में है। और उसके अलावा मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट जो लागू किया, हालांकि 2023 में वह समाप्त प्राय कर दिया गया है, लेकिन उसमें मैं एक सेफ गार्ड की, नोमैडिक पास्टोरल के लिए सेफ गार्ड की डिमांड करने वाला हूं। इस तरह से मेरा करीबन विस्तार से पूरे भारत के जो 5 पैटर्न हैं भारत में चरवाहों के, लद्दाख, जम्मू कश्मीर का हिल एरिया, रेगिस्तानी क्षेत्र गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और कोस्टल एरिया, उन सभी की डिमांडों को मैं संयुक्त रूप से जितना समझ पाया हूं
पूरे देश में उन मांगों को संयुक्त करके भारत सरकार से मांगने वाला हूं। और एक कॉपी में FAO की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि दिल्ली में बैठते हैं, उनको भी एक प्रतिलिपि देने वाला हूं। भारत सरकार ने इस वर्ष को मनाने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री भारत सरकार को नियुक्त किया है। हालांकि उनकी ड्यूटी किसी चुनाव क्षेत्र में पर्यवेक्षक की लगा दी गई है, लेकिन वो कांटेक्ट में है। उनको भी मैं मेल पे मैंने मेरा मांग पत्र भेज दिया था। इस दिशा में हो रही है। राज्य सरकार के अंदर 1990 से, दुर्भाग्य से फिर कहना पड़ रहा है, 1991 में 6 और 7 फरवरी को केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान के अंदर केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड और राजस्थान सरकार और राज्य के पशुपालकों के बीच में संयुक्त रूप से सहमति बनी थी कि राज्य के टेनेंसी एक्ट में भेड़, ऊंट, बकरी और इस तरह के पशुधन को टेनेंसी एक्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन आज उस घटना के 36 वर्ष बाद में भी उस दिशा में कुछ नहीं हो पाया। ये बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है। इस मांग को दोबारा से उठाना पड़ रहा है। और मैं दिल्ली से आने के बाद में अगर हम दोबारा मिले तो वहां से क्या रिपोर्ट आती है, क्या रिस्पांस मुझे मिलता है, वह भी मैं बताऊंगा। और आपका धन्यवाद कि आपने आज इस मीटिंग में काफी लोगों को जोड़ा। पहली बार शुरुआत हुई, हमारे भी काफी नए अनुभव हैं। हम भी जूम मीटिंग से ज्यादा परिचित, काफी मैं तो में, इसके लिए आपको धन्यवाद। नेशनल लेवल पर एक सब बड़ा संगठन होने की तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उमेश जी। और फॉरेस्ट एक्ट में 23 में इन्होंने 100 किलोमीटर का जो किया है कि उसमें डिफेंस और इनको डाला है। तो मेरा इसमें ये भी था कि टूरिज्म को इसमें डाला है, तो टूरिज्म को डाला है तो टूरिज्म के साथ में भेड़े कौन सी वो वहाँ टूरिज्म के लिए कोई नुकसान कर रही है। फॉरेस्ट ही तो है, वो ठीक है, उनको अलाउ करने का परमिशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये अपना डिफेंस एरिया है, वो है, फलाना है, इस तरह की बात को। हाँ वीरेश जी कुछ बात रख दीजिए, फिर हेमंत राम जी 2 के एंड्रेज हैं। अब मेरे पास में 4 या 5 मिनट है, क्यों टाइम बाउंड है। दो मिनट में अपनी बात रख रहा हूँ भाई। ये जो ग्रुप है इनका, इन लोगों को आप विजेंद्र और जो एडवोकेट का ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट का, उनसे हम मदद दिलवा सकते हैं। जो मदद है अगर लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, खासतौर से वन विभाग के मंत्री, इसमें जो एक्ट पास है उन एक्ट के लिए वो ग्रुप की पूरी मदद संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन लोगों का, तो वहां पूरी वहां चले जाएंगे, बात कर लेंगे उनसे। ठीक है वीरेश जी, मेरे से संपर्क कर लेंगे तो मैं आपका नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट में आ जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की जरूरत तो पड़ेगी गाइडलाइन, क्योंकि लीगली हम लड़ाई को कोई भी बात रखेंगे तो लीगली ही का चलेगी। तो राउताराम जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अपनी बात को रख दें। हमारे पास में सिर्फ 3 या 4 मिनट शेष है, और कोई 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त करें। हाँ राउताराम जी बोलिए। जी सर, जो इनके कार्बनिक उत्पाद है, दूध, ऊन, घी, मांस जो भी है, इनकी MSP लिस्टेड होनी चाहिए। एक बात सर, अगली मीटिंग कब होगी? हाँ ठीक बात दूसरा है आपकी। MSP वाली और राउताराम जी रिकॉर्डेड है सेशन, तो हम कर देंगे। और कोई बात के कोई किसी के हो दिमाग में कोई बात, तो 2 मिनट है मेरे पास में। कोई दूसरा हाँ पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट में आप बात कह दीजिए। इनकी MSP की बात आ गई पवन जी। हाँ चलो मोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर मैं ये कह रहा था कि प्राकृतिक आपदा में जो इन्होंने दरें तय कर रखी है जो मृत पशु के लिए, जो बहुत कम है, तो इनका दायरा बढ़ाना चाहिए। एक बात है। हाँ पवन जी आप बार बार माइक वैसे ही खुल रहा है, कोई कहना चाह रहे हैं तो बात को रखो, फिर मैं। हाँ अगली मीटिंग के बारे में बोला सर, अगली मीटिंग कब होगी? हाँ मीटिंग ये उमेश जी तय कर देंगे ग्रुप बना करके, और ये वहां जाकर के नीति आयोग में आने के बाद में रिपोर्टिंग मीटिंग रहेगी हमारी। अब नेक्स्ट मीटिंग जो रहेगी वो रिपोर्टिंग के तौर पे रहेगी। ये जो भी टाइम देंगे मैं आयोजन कर दूंगा मीटिंग का एज ए, बीच में आपको एंकर की हैसियत से काम कर लूंगा, और ये बताएंगे उस हिसाब से मीटिंग तय कर लेंगे।
उस मीटिंग के अंदर हम जो है सिर्फ इनकी रिपोर्टिंग सुनेंगे और इनको देखेंगे कि आपने ये कमी रख दी या ये और जुड़ना चाहिए था, तो वो और मीटिंगों के तहत हम अपनी बात को और पहुंचाते रहेंगे। 12 महीने चलेगी ये सरकार, ईयर मना रहे हैं तो हम बार बार इनको कोई कोई डॉक्यूमेंट भेजते रहेंगे इधर। तो पहला डॉक्यूमेंट नीति आयोग ने मांगा है तो ये देके आएंगे, तो फिर अपने अपने जैसे जब तक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बनेगा तो फिर एक इंडिया लेवल का एक प्लेटफॉर्म खड़ा होगा, तो जो है वो कुछ वजूद रखना शुरू कर देगी। जी सर। मालधारी जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं तो 1 मिनट में बात रखो, मेरे पास 1 डेढ़ 2 मैं मिनट बोलना रहेगा। जी। हेलो जी हनुमान जी। हेलो। हाँ बोलिए फटाफट कोई। जितना नॉलेज है अपने को फायदा मिलेगा, तो अपन ये सब हाँ बिल्कुल नहीं, मीटिंग है अपना वर्चुअल मीटिंग में तो कोई है ही नहीं, फिजिकल मीटिंग अब जब इनका मिल जाएगा, दूसरी प्लेटफॉर्म बन बात जाएगा अपन एक उनकी तब। हेल्प करते रहे, कई जैसे अपन ये ग्रुप में जुड़ रहे तो अपन उमेश सिंह जी का हाथ बढ़ाएंगे तो ये आगे काम करते रहेंगे, ये है। हाँ बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल देते रहेंगे सब, एक दूसरे का साथ तो देने के सिवाय तो मतलब ही नहीं निकलेगा। अपन तो ये हाँ हाँ, मालधारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 1 मिनट है, आप 1 मिनट में कह दें। हनुमान जी, दिल्ली में एक अपना पशुपालकों के लिए एक एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन हुआ है जो सपोर्ट सेल आप के रूप में काम करता है आपने पशुपालन विभाग इनके को। इनके नंबर लिख दिए, ये दिल्ली जाएंगे उमेश जी नीति जी आयोग की मीटिंग में, तो कोशिश करेंगे उनसे मिलने के अंदर। नंबर मैं फिर बोल देता हूँ, आप सब अपना, क्योंकि 1 मिनट है तो बेटर ये है कि हम आपस में वर्चुअली जुड़ने में सुविधा रहेगी, टेक्नोलॉजी का ले लें। मैं नंबर वापस बोल रहा हूँ उमेश जी का, और ये आप जो बैठ के और एक व्हाट्सएप ग्रुप उमेश जी आप इसको बना दीजिएगा, 94